चौथे महीने में उल्टियाँ तो कम हो जाती हैं, धीरे-धीरे करके। चौथे महीने लगते ही उल्टी खत्म नहीं होती, धीरे-धीरे करके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क खत्म हो गया, अब आप बेफ़िक्र हो जाओ, अब तो आपको कोई केयर ही नहीं करनी, अब आप जो चाहें वो कर सकते, नहीं। अगर इतना ज़्यादा बेफ़िक्री आपको आएगी या थोड़ी लापरवाही करेंगे तो प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब का जो समय है, ये बच्चे के वेट गेन का टाइम आ रहा है, इम्पॉर्टेंट फ़ेज़ है। तो इस समय एक फ़ेज़ से आप बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अगले फ़ेज़ में अब कैसे रहना है, क्या खान-पान होना चाहिए, सब कुछ हम सीखेंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब मॉम, स्वागत है आपका चैनल पर। प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर एंड पोस्टपार्टम केयर के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, जिससे कि इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलता है। हमारी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। तो अब आप आ गई हैं चौथे महीने में, बधाई हो। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील पड़ाव को पार किया है। 12 हफ्ते के समय में 60% मिसकैरेजेस होते हैं। ये डेटा बताते हैं कि मिसकैरेजेस अगर होना होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वो 3 महीने के अंदर हो जाता है। अगर आप इसको पार करके आई हैं, तब आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी आप सुरक्षित मान सकते हैं। लेकिन अब भी आपको कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो अब कैसे रहन-सहन में रहना है, क्या खाना-पीना है, क्या अब हम और ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी डाइट में, ये आज मैं बताऊँगी। तो इस महीने कुछ चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फीटल डेवलपमेंट के आप एक बड़े एडवांस स्टेज में एंटर कर रही हैं। तो बच्चे की रिक्वायरमेंट, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप सही तरीके से नहीं खाएंगी, सही तरीके से नहीं रहेंगी, देन आगे चल के छठे महीने से लगाकर आगे आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। यही लोग गलती करते हैं। आइए हम चीजों को समझते हैं। तो क्या रिस्क की संभावना है? नंबर 1, एनीमिया। एनीमिया की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में। हमारे शरीर में एक नॉर्मल महिला की तुलना में ब्लड वॉल्यूम काफ़ी 45% तक बढ़ जाता है। तो खून जब बढ़ता है तो डाइल्यूशन होता है उसमें, और हीमोग्लोबिन की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ती है डाइट से। तो एनीमिया का रिस्क आपको रहता है, इसलिए अनार रोज़ खाना है। और आयरन युक्त चीज़ें जैसे कि मुनक्का है, और आयरन शरीर से खराबी करने वाली, निकालने वाली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, शुगरी चीज़ें, ये कम खानी है। आयरन के लिए केवल आयरन नहीं खाना होता, प्रोटीन भी खाना होता है, क्योंकि आयरन हीमोग्लोबिन में आधा हिस्सा प्रोटीन का है। तो जो भी प्रोटीन का है उसमें नींबू का इस्तेमाल करें, जैसे स्प्राउट है, दालें हैं, बीन्स है, छोले हैं, चने हैं, इनमें आप नींबू का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर माँ को थकान, चक्कर और बार-बार फेंटनेस होता है, तो खून की कमी हो सकती है। 10 पॉइंट से नीचे अगर ब्लड ज़्यादा है तो उसको हम रिस्क मानते हैं, और बच्चे की ग्रोथ पे इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि खून की कमी आने ही नहीं देनी है। आप मेरे अदर वीडियोज़ देख सकती हैं, जिसमें 7 डेज़ में हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करने के मैंने तरीके बताए हैं। सारे साइंटिफिक एंड डाइटरी इंटरवेंशंस हैं उसके अंदर। कुछ प्रेग्नेंट वुमन को बीपी के इश्यू आ सकते हैं चौथे महीने के बाद आगे चल के। तो अगर आपको चक्कर आता है, पसीना छूटता है, उबकाई आती है, उल्टी आ रही है और सिर घूम रहा है, तो ऐसे में आप अपना बीपी ज़रूर चेक करवाइए। घर में भी मशीन आप रख सकती हैं, ताकि उसे आप खुद से भी इंस्टेंटली चेक कर सकें। बीपी अगर हाई है तो लहसुन आप ले सकती हैं शहद में क्रश करके, या थोड़ा सा चुकंदर, अनार का जूस डेली बेसिस पे ले सकती हैं। ये डाइटरी मीज़र्स हैं जो हम करते हैं। पानी ज़्यादा पिएं, रिलैक्स हों, ठंडे पानी में दोनों पैर रखकर थोड़ी देर आप कुछ इंस्ट्रूमेंटल संगीत सुने, ताकि थॉट्स रुके, बीपी डाउन आ सके। सॉल्ट इंटेक आपको कम करना होगा। कई बार प्रेग्नेंट मॉमीज को यूटीआई का सामना करना पड़ता है इस समय पर। अगर आपको बार बार यूरिन आती है, जो कि प्रेगनेंसी में स्वाभाविक है, आएगी, तो ऐसे में बार बार गीलापन, अंडरगारमेंट्स का गीला रहना, लोअर पार्ट्स का गीला रहना, तो इससे इन्फेक्शन हो जाता है कई बार। तो इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, हल्की खुजली चल रही है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये भारी रिस्क क्रिएट कर देता है। पेशाब में जलन है, पेशाब करते वक्त बर्निंग हो रहा है, पेशाब में जलन हो सकती है, वजाइनल इन्फेक्शन हल्के फुल्के हो सकते हैं, अवॉइड ना करें। प्रोबायोटिक, विटामिन सी का सेवन करें, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें, लोअर पार्ट्स को क्लीन रखें, अंडरगारमेंट्स ड्राई रखें, और कोशिश करें केवल कॉटन के अंडरगारमेंट्स का आप इस्तेमाल करें। एक और रिस्क आज के समय में देखी जा रही है कि जिन्हें बार बार मिसकैरेज हुआ है, या जिन्हें पहले प्री टर्म हुआ है, या
किन्हीं अदर इश्यूज़ की वजह से अगर सर्विक्स कमज़ोर है तो वहाँ आपके डॉक्टर आपको टाँके लगाएँगी। क्योंकि अब जब बच्चे का वज़न बढ़ेगा, शॉर्ट सर्विक्स होना या सर्विक्स का इनकॉम्पिटेंट होने से उसकी मॉनिटरिंग ज़रूरी है। तो समझदार जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेंगे, चेक करेंगे और वहाँ टाँके लगा देंगे। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बच्चा अंदर पूरी तरह डेवलप हो, समय से पहले डिलीवरी के चांसेस ना बने। याद रखें इस समय वेट गेन का टाइम है, तो प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, पोषक तत्वों की कमी डाइट में नहीं होनी चाहिए। होलिस्टिक संतुलित आहार आपको खाना है। क्रेविंग्स के पीछे अगर आप भागेंगी तो आपको आगे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ रिस्क के चांसेस थे जो मैंने आपको बताए, इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना। अब आप किस तरह से इस समय अपने डाइट को प्रिपेयर कर सकती हैं। नंबर 1 है हर मील में थोड़ा प्रोटीन रखें। आईसीएमआर की गाइडलाइंस भी यही आपको सलाह देती हैं कि प्रोटीन अगर 60 ग्राम एक दिन में खाना है तो एक बार में 60 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकते, ना आप उसे पचा सकते और ना ये अच्छा बात है। तो इसके लिए क्या करना है कि 60 ग्राम प्रोटीन को आप 4 या 3 हिस्से में बाँट सकते हैं और हर मील में थोड़ा प्रोटीन रखने से संतुलित तरीके से उसका पाचन, शरीर में अवशोषण और आपकी डाइट भी संतुलित रहती है। वेट मैनेज रहता है, ग्रोथ में इम्प्रूवमेंट आता है बच्चे के और आपकी डाइट भी मैनेज रहती है, ब्लड शुगर मैनेज रहता है, एनर्जी लेवल हाई रहता है। तो नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना एटलीस्ट ये 3 मील में आपको थोड़ा-थोड़ा प्रोटीन 20-20 ग्राम ज़रूर रखना है। प्रोटीन की डाइट पे मेरे अलग से वीडियोज़ हैं, आप सभी मॉमीज़ के लिए, आप उन्हें ज़रूर फ़ॉलो करें। दूसरी केयर टिप है आयरन एंड कैल्शियम के सप्लीमेंट। जैसे ही चौथा महीना लगता है डॉक्टर आपके आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट चालू करती हैं। तो आयरन के सप्लीमेंट्स को आपको सुबह लेना होता है, दूध चाय नहीं लेनी है इसके आसपास 1.5-2 घंटे तक। मौसमी जूस नींबू पानी के साथ आप ले सकते हो, लेकिन कैल्शियम सप्लीमेंट्स को आपको रात को लेना है, दूध के साथ सोने से आधा घंटा पहले जब आप दूध लेते हो, उसके साथ आपको कैल्शियम लेना है। आयरन कैल्शियम को साथ में कभी भी ना लें, आपको कोई लाभ नहीं होगा। हर दिन आपको 2.5 से 3 लीटर एटलीस्ट कम से कम वाला रेंज है कि पानी तो पीना ही है, इससे ऊपर भी आप पी सकते हो। नारियल पानी, नींबू पानी, इन चीज़ों का सेवन करें, लेकिन शुगरी शरबतों का, शक्कर वाले शरबतों का सेवन आप ना करें। और जब भी आप बाहर जाते हो तो आप अपनी बॉटल कैरी करो ताकि बाहर का पानी आपको ना पीना पड़े। बहुत सारे फीमेल को पेट में इन्फेक्शन ही पानी से आ जाता है कि वो बाहर के पानी पी लेती हैं। याद रखें खुद का पानी हर जगह कैरी करना है। अब वो समय आ गया है जब आप कंफर्टेबल हैं, अब आपको थोड़ा योगा और वॉक की आदत डालनी है, नहीं तो तीसरे ट्रिमेस्टर में आपसे चलना, बैठना सब कुछ मुश्किल होने लग जाएगा। तो चौथे महीने से 20 से 30 मिनट आपको वॉक से शुरू करना है। हफ्ते 15 दिन वॉक करने के बाद बॉडी में थोड़ा लचीलापन बढ़ जाता है, आप आरामदायक स्थिति में आती हैं, फिर आपको योगा शुरू करना है। जो महिलाएं योगा करती हैं उनको प्रेगनेंसी के डिस्कम्फर्ट नहीं होते, नॉर्मल डिलीवरी भी सरलता से हो सकती है अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें चौथे महीने के लिए। जुड़े रहें अगले एपिसोड्स के लिए। थैंक यू।